अभी तक हम कहाँ तक कर चुके हैं? 11.2 हो गई। 11.2 में क्या 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 पढ़ लिया हमने? स्ट्रेट लाइन पढ़ ली। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सरल रेखा 3D में पढ़ ली सरल रेखा हमने। अलग अलग तरीके की इक्वेशन पढ़ी सरल रेखा की। कौन कौन सी अलग तरीके की इक्वेशन? सबसे पहली इक्वेशन कौन सी पढ़ी हमने? हाँ, एक सदिश के समांतर और एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। दूसरा कौन सा? दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद कोण वोण पढ़ लिए और दूरी वगैरह पढ़ ली। ठीक है, सारा दिमाग में रहना चाहिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने सरल रेखा के बारे में पढ़ा है और सरल रेखा में दो ये वाली फॉर्म पढ़ ली। कौन कौन सी? यही जो भी बताई। और फिर दोनों रेखाओं के बीच का कोण पढ़ लिया हमने। और फिर उसके बाद दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना सीख लिया। विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालना सीख लिया और क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेन। प्लेन मतलब समतल। ठीक है, समतल के बारे में समझेंगे। जैसे अभी हमने इस सरल रेखा के बारे में समझा कि सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अब किसके बारे में? समतल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, एक ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा। आपके NCERT में कहीं भी मेंशन नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ना ही इसका यूज़ दे रखा है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और पता भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है, ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं और ये एक डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते हैं हम। डिटर्मिनेंट्स क्या? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया मैंने। यहाँ पर A वेक्टर क्या है? वेक्टर लगा दो इन पे। A वेक्टर क्या है यहाँ पर? A1I B1J C1K। B वेक्टर क्या है यहाँ पर? A2I B2J C2K। अब C वेक्टर क्या है? A3I B3J और C3K। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, A B C वेक्टर ये हैं, हमने इस तरीके से लिख दिए। इनका अगर मान निकालना है, इस चीज़ का अगर मान निकालना है तो ये वाले सारे पॉइंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे डिटर्मिनेंट्स में रख दो। डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणी में रख दो और आंसर निकाल लो। लेकिन ये है क्या? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या मायने हैं इसके? आपको क्या लग रहा है क्या मायने हो सकते हैं? ये जो बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया A B C। अच्छा, स्केलर ट्रिपल, स्केलर मतलब अदिश, ट्रिपल मतलब तीन। तीन गुना तो नहीं बोलेंगे, तीन बोल रहे हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो क्या मतलब हो सकता है इस चीज का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का? तीन अदिशों का कौन सा गुणनफल? सदिश। अदिश लिखा है मैंने तो, स्केलर सदिश क्यों करा रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, शारीरिक में जो सॉल्व करते थे वो तो हम सदिश गुणन करते थे, लेकिन इसका नाम फिर अदिश क्यों है? अदिश ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, ट्रिपल हटा दें तो अदिश गुणनफल हो जाएगा। अदिश गुणनफल जानते हो आप क्या होता है? A डॉट B डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट तो होता है। तो क्या इन तीनों का भी डॉट प्रोडक्ट होगा? हाँ, होना तो वही चाहिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखो, अगर मैं दो का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, दो का मैंने डॉट प्रोडक्ट करके इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? सदिश अदिश? हाँ, अदिश आएगा। मान लो K आ गई कोई वैल्यू। ठीक है, इस K का क्या मैं अदिश गुणन प्रोडक्ट, अदिश प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट कर सकता हूँ C के साथ? ये तो आ गया सॉल्व हो गए। A डॉट B, अगर मुझे A डॉट B डॉट C करना है तो कैसा किया जा सकता है? नहीं, संभव नहीं है ये। A डॉट B करूँगा, ये वैल्यू K आ जाएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्या फिर उसका C के साथ गुणनफल हो सकता है? ये तो नॉर्मल गुणनफल हो गया फिर तो स्केलर के साथ। अदिश गुणन कहाँ रहा? अदिश गुणन में तो दो वेक्टरों का ही तो अदिश गुणन करोगे, ओके, तो वेक्टर ही नहीं रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये तो ऐसे ही मैं आप मजे के लिए बता रहा हूँ कि नाम जरूर है इसका अदिश गुणनफल है, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों अदिश गुणन होगा, क्योंकि अदिश गुणन हो ही सकता तीन चीज़ों का, दो का ही हो सकता है, फिर वो वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यहाँ पर तो क्या होगा, इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। A डॉट B क्रॉस C इस चीज़ का मतलब होता है। बोलो ठीक है।
मतलब पहले इन दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो तो एक वेक्टर ही तो आएगा, उस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसका अदिश गुणनफल नाम क्यों है? क्योंकि फाइनल जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट ही तो आएगा, अदिश गुणन ही तो हो रहा है फाइनली। पहले तो सदिश हो रहा है, बाद में तो अदिश गुणन ही हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अदिश गुणनफल बोलते हैं इसको। अच्छा, अब इस चीज़ की वैल्यू जरूरी नहीं है यही होगी, इस चीज़ की वैल्यू एक और भी हो सकती है, बी डॉट ए क्रॉस सी। क्या सही लिखा है मैंने? ये मैंने सही नहीं लिखा, सीक्वेंस में लिखेंगे हमेशा। सीक्वेंस में कैसे? बी के बाद क्या आता है? सी, और सी के बाद क्या आता है? ए। समझ गए आप? सी के बाद यही आता है ना। अरे मतलब तीन ही वेक्टर है ना हमारे पास, ए बी सी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। ठीक है, एक और चीज़ लिख सकता हूँ, कौन बताएगा? सी डॉट ए क्रॉस बी। बिल्कुल सही बताया आपने, समझदार बच्चे हो आप। मतलब तीनों का आप सॉल्व करोगे तो यही इसी का मान निकल के आएगा, सेम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, बोलो क्लियर है? और इसका मान निकलता कैसे है? इस तरीके से निकलता है। अच्छा, इस तरीके से क्यों निकलता है ये और डिस्कस कर ले रहे हैं हम। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल बता दूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। एग्जाम्पल एक देख लो तो आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी चल क्या रहा है आखिर ये। मिटा दूँ? कहाँ से मिटाऊँ? सब तो काम का है, यहाँ से मिटा देता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक वेक्टर ए है जो क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर दूसरा है b जो है i प्लस j प्लस 2k। एक वेक्टर है तीसरा c, ये क्या है 2i माइनस j प्लस 3k। आपको क्या करना है? इनका अदिश ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। कर दोगे आप? हो जाएगा, आसान है बहुत। ठीक है, तो यहीं से मैं देखो एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारी चीज़ें, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मुझे ए बी सी निकालना है, ए बी सी अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 1 1 2, 1 1 2, फिर 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। सही बात है ये? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो डिटर्मिनेंट्स को। कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व? पहले तो ये 2 आएगा, 2 अंदर क्या जाएगा? ये गुणा ये 3 माइनस ये गुणा ये 2, माइनस का 2 प्लस हो जाएगा माइनस, फिर क्या आएगा? माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या जाएगा? ये गुणा ये 3 माइनस ये गुणा ये माइनस 4 प्लस, फिर क्या आएगा? ये 4, तो 4 आएगा तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? दिस गुणा दिस माइनस 1। ठीक है, माइनस दिस गुणा दिस माइनस 2। ठीक है, कितना आया? 5 दूनी 10, 1 दिया 3, और ये माइनस 3 का इसमें करोगे तो माइनस के 12, 15 माइनस 5 आ गया। ये समझ आ गई बात आपको? कोई समस्या नहीं है, सॉल्व हो गया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इतना वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ये उतना सब करना पड़ता, उसको एक ही आंसर यही आएगा। देखो कर वही चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये अगर हमें निकालना है इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ये जो अभी मैं निकाल रहा था ए बी सी, ये तो निकाल रहा था, इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी। बाकी तो 3 मतलब हैं, लेकिन एक यही वाला लिख ले रहा हूँ मैं। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे? पूरा एक एक करके करें। ए का मतलब क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 4k, और फिर बी क्रॉस सी कर दूँ। बी क्रॉस सी क्या होगा? कैसे निकलेगा बी क्रॉस सी? आई जे के ऊपर क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई जे के, उसके बाद क्या आता है? बी का घटक आएंगे 1 1 2, 1 1 2, उसके बाद सी के घटक आएंगे, क्रॉस सी है ना, सी के क्या है? 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3। अब क्या करेंगे? इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या निकलेगा? आई के अंदर क्या? आई पीछे लिख लूँगा,
आई के अंदर क्या जाएगा 3 प्लस 2 5 आई माइनस जे के साथ क्या जाएगा, जे के साथ जाएगा 3 माइनस 4, मतलब माइनस में डायरेक्ट लिख दूँ। के साथ क्या जाएगा, के साथ जाएगा ये गुणा ये -1 और माइनस ये गुणा ये 2 -3 आएगा। सही बात है ये। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। 2 की गुणा 5 में करोगे 10, -3 की गुणा +1 में करोगे तो -3, 4 की गुणा -3 में करोगे तो -12, क्या आएगा -5। तो 2 मेथड किए हमने। 2 मेथड में एक तो ये वाला मेथड, इसमें हमने पूरा सॉल्व किया, थोड़ा लेंथी पढ़ा ये, बहुत ज़्यादा तो नहीं, देखिए थोड़ा सा। एक हमने ये वाला प्रोसेस किया, इसमें डायरेक्ट हमने मैट्रिक्स लिखी और डायरेक्ट आंसर आ गया, समझिए आप। तो इसीलिए वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को एक डॉट बी क्रॉस सी को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, तीनों ए बी सी के वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख दो और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर दो, सीधे आंसर आएगा हमारे पास, समझिए आप। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और सुनो अब, यहाँ पर मैं मिटा दूँ, किसको मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। नोट करोगे क्या इसको, आप कर लेना, लेकिन इसी में समझा देता हूँ। देखो जब, बहुत ध्यान से समझना, जब मैं इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, जब मैं इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट करूँगा इसके साथ, जैसे हम करते क्या हैं, जैसे मान लो मैं ये कर रहा हूँ 2i + 3j + 4k, ध्यान से देखते रहना इधर। और मैंने इधर क्या किया, 4i + 2j + 3k, ठीक है, ये कर रहा हूँ मान लो मैं। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो इसके 2 3 4 है ना, ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये 2 3 4 हैं, मैं कह सकता हूँ कि इसके IJK के पास पहुँच जाते हैं, IJK हट जाते हैं, बोल सकता हूँ ऐसे। मैं कह रहा हूँ ये 2 कहाँ जाता है, इस I के पास जाता है, ठीक है, और दोनों के I हट जाते हैं। 3 कहाँ जाता है, इस J की जगह पे जाता है, ये 3 इस J की जगह पे जाता है और दोनों के J हट जाते हैं। 4 कहाँ जाता है, इस K की जगह पे जाता है और दोनों के K हट जाते हैं। कह सकता हूँ ये बात मैं, कह सकता हूँ ना। तो बस यही कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या कर रहे हैं, ये 2 कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखो ये 2 कहाँ जाएगा, इस I की जगह पर, और ये I, दोनों के I हट जाएंगे। माइनस ये तो देखो नीचे वाला जो है B क्रॉस C, ये वाली लाइन तो सेम है, B क्रॉस C में B के घटक C के घटक, ये वाली लाइन तो सेम है ना। बस डिटर्मिनेंट्स बना के ऐसे दिया कि ऊपर क्या लिख दिए, ऊपर A के घटक लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा, A का डॉट प्रोडक्ट होगा, A का डॉट प्रोडक्ट होगा B क्रॉस C के साथ, B क्रॉस C के साथ। तो ये 2 कहाँ जाएगा, I की जगह पर, 3 कहाँ जाएगा, J की जगह पर, 4 कहाँ जाएगा, क्या K की जगह पर, और ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा, जो कि ये वाला है। कैसे, हाँ हाँ, पहले कॉलम से बिल्कुल कर सकते हो। हाँ। क्या आ जाएंगे, तीनों के घटक आ जाएंगे, तो ये डिटर्मिनेंट्स बन चुकी है। अब आप चाहे इसके अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे इसके अलोंग करो, चाहे इसके अलोंग करो, चाहे इसके अलोंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो -5 ही आना है। आप कहना क्या चाह रहे हो वो समझ नहीं पा रहा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर अगर हम इसको स्तंभ को लिखें तो इसमें तो A B C तीनों के घटक आ जाएंगे ना, ठीक है, जबकि उनका जो सदिश गुणन हो रहा है और B और C का, अगर किसी 2 का सदिश गुणन, गुणनफल तो हो गया इनका, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो गया, तभी तो ये मैट्रिक्स बनी। अब तो ये मैट्रिक्स बन चुकी है, अब तो सॉल्व करना रह गया। अब तो चाहे कहीं किसी के एक्सपेंड अलोंग करो, आप समझ गए ना। वो तो गुणनफल तो हो चुका, जब हमने इस दोनों को मिला के ये लिख दिया। मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ फालतू की चीज़ें, ये सॉल्यूशन पार्ट है। मैं बताना आपको सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर हम पूरा एक्सपेंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ए डॉट लिखेंगे, B क्रॉस C इस तरीके से लिखेंगे, और फिर इसको इसका गुणनफल करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो ना, ये जो करने वाले हो इसको आप डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिख सकते हो, इक्वल है ये इतना बड़ा, ठीक है। कैसे, वही चीज़ बताई मैंने, 2 कहाँ जाएगा, इसके I की जगह पर, -3 कहाँ जाएगा, इसके J की जगह पर, 4 कहाँ जाएगा, इसके K की जगह पर, तो यही बन जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी यही होता है,
ठीक है। और जो आप पूछ रहे हो कि मतलब डॉट प्रोडक्ट जो कर रहे हैं इसकी जगह पर जा रहा है, वो तो हमने ये इसका डॉट प्रोडक्ट जब कर दिया तो करके ये आया है। अब किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करो इसको, ठीक है। क्लियर है बहुत अच्छे से ये, ठीक है। तो अब इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो डेरिवेशन बताने वाला हूँ समतल में, प्लेन में, तो वहाँ पर भी वो इस तरीके के आएंगे, तो डायरेक्ट बता दूंगा इसका डायरेक्ट अब ये हो जाएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म आएगी। ये वेक्टर फॉर्म ही तो है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया करूँगा, पूरा नहीं समझाऊंगा अब, ठीक है। नोट क्या करना है आपको, एक तो ये चीज़ नोट करो, पहले ये नोट करना, क्योंकि इनका मतलब तो यही होता है। सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा, मैंने ज़रूर बाद में बताया, बट इस चीज़ का मतलब ये होता है। उसके बाद ये सॉल्व कैसे होती है, ये तीनों चीज़ें, इससे ये फॉर्मूला इनका सॉल्व करने का, फिर ये लिख लो आप। तो अब हमारा प्लेन स्टार्ट होने वाला है, प्लेन का शुभारंभ होने वाला है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार टॉपिक है ये, इसमें मज़ा आने वाला है। स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी जो पीछे हमने पढ़ा था ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें ज़्यादा कुछ होगा। स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पर यूज़ होगी, समतल भी यूज़ होगा, बहुत कुछ यूज़ होगा। समतल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में आपने रेखा का समीकरण भी पढ़ा था, क्या था, क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ये एक रेखा हो गई, इस रेखा पे हम क्या लंब डालते हैं, कहाँ से, मूल बिंदु से। उस लंब की लंबाई कितनी है, पी, और ये लंब पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तब इसका समीकरण क्या होता था, इस रेखा का, ये जो रेखा दिख रही है समीकरण इसका आएगा, अल्फा अविलंब बना रहा है, दूरी भी अविलंब की पी है, लेकिन समीकरण इसका बनता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। फिलहाल इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये सोच रहे हो कि मैंने बता दिया तो यहाँ पर कुछ यूज़ होगा, कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो, मैं इसको मिटा दूँ क्योंकि यहाँ पर ही फिगर बनाऊँगा मैं। यहाँ पर क्या मुझे एक्स वाई जेड एक्सिस लेने हैं, ये एक्स है, नहीं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक समतल ले लिया मैंने, कुछ इस तरीके से लिया है, ठीक है। समतल ही है ये, मतलब तीनों एक्सिस हैं, उस पर ये समतल हो गया, यूँ करके है कुछ, ठीक है। इस समतल ट्रायंगल शेप में क्या, कोई भी शेप ले लो आप, ये तो बढ़ता जाएगा ना, चारों तरफ फैल जाएगा। दिखाया है ट्रायंगुलर शेप में, वो तो चारों तरफ बढ़ता चला जाएगा। समतल का मतलब समझ रहे हो आप, वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा चारों तरफ, ठीक है। वो तो हमने समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा ले लिया ये। तो अब यहाँ पर क्या है, अविलंब रूप में रेखा का समतल का समीकरण, कुछ चीज़ें दे रखी होंगी हमको। यहाँ पर क्या दे रखा है, माना मूल बिंदु से समतल की दूरी d तथा मूल बिंदु मूल पे छोटे होगी मात्रा ही बड़े होगी, हाँ, मूल बिंदु से समतल, अच्छा दूरी का मतलब जो अविलंब डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे उसी की दूरी होती है। दूरी तो 90 डिग्री पर ही तो लेते हैं। मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दिशा में मात्रक सदिश एन कैप, ठीक है। क्या मतलब है, ये सारे मतलब समझाऊंगा मैं। मूल बिंदु से समतल के बिंदु एन पर, समतल के बिंदु एन पर, मूल बिंदु से समतल के बिंदु एन पर, मतलब क्या है इस चीज़ का, ये मूल बिंदु हो गया, ये समतल पर कोई बिंदु एन है, यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लंब की लंबाई कितनी है, डी। सबसे पहले मैंने यही बोला
मूल बिंदु से समतल की दूरी d है, ठीक है। और ये जो अविलंब डाला है ना, इसकी दिशा में मात्रक सदिश n है, इसी की दिशा में, मतलब मूल बिंदु से लंब डाल रहा हूँ समतल पर, इसकी दिशा में एक मात्रक सदिश क्या है, n कैप है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद क्या लेंगे, एक बिंदु P ले लेंगे, जो हमने अभी तक रेखा में भी लिया था, एक वेरिएबल पॉइंट लेते थे ना, तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। माना समतल पर एक बिंदु P है, समतल पर एक बिंदु P है, जिसका सदिश, इसका स्थिति सदिश, जिसका क्यों काटा, जिसका तो सही था, जिसका स्थिति सदिश r वेक्टर है। अच्छा, मैंने स्ट्रेट लाइन के जो लिखवा रहा था, डेरिवेशन कराए थे, उनमें कुछ लिखवा नहीं रहा था इस तरीके से, लिखना उनमें भी थोड़ा थोड़ा होगा कि ये है वो है, अलाना अपना जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ दे रखी है बतानी पड़ेगी ना। यहाँ पर क्या क्या है, एक तो d दूरी हो गई, n वेक्टर एकांक सदिश हो गया, एक बिंदु P ले लिया। बिंदु P कहाँ है, ये है बिंदु P। P से n को मैंने मिला दिया, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये O है, ये P है, चूंकि ON लंब है किस पर, NP पर, है या नहीं, बोलो, लंब होगा ना ये लंबी तो डाला है। अच्छा, ये बिंदु P मैंने यहाँ लिया तो आपको लग रहा है लंब है, अगर ये बिंदु P यहाँ होता तो क्या लंब नहीं है ये, तब भी लंब है। थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, 3D है ये समझ आ रहा है। ये ON PN पे लंब क्यों है अभी भी, क्योंकि ये जो हमने लंब डाला है ON, ये समतल पर ही तो डाला है, तो समतल पे डाला है। ऐसे समझो आप, कैसे समझाऊं मैं आपको, पूरे समतल पर ही होगा। जैसे ये समतल है, दिखाने में ये समतल है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई अवलंब डाला मूल बिंदु से, अब क्या है, ये पूरे समतल पर ही लंब है, समतल में बिंदु P चाहे कहीं ले लो। अब देखो हो क्या रहा है, कैसे दिखाऊं आपको, जैसे बिंदु अगर यहाँ पर है, ये मैंने यहाँ उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पर अगर बिंदु है तब तो आप ऐसे रेखा खींच दोगे, अब ये लंब ही है। लेकिन अब मैंने जो बिंदु लिया वो यहाँ लिया मान लो, तो ऐसे मिलाऊंगा तो लंब नहीं है क्या, तब भी ये लंबी है। अगर यहाँ पर बिंदु P ले रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये मार्कर पे लंबी है, और वो बिंदु थोड़ा तिरछा दिख रहा है 2D में बोर्ड पे दिखाने पर, समझ रहे हो। कोई नहीं, हम अपनी कन्फ्यूजन इतनी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम P को यहीं ले रहे हैं, देखिए भी वो लंबी दिखे, P मैंने यहाँ ले लिया, इस पर लंबी दिख रहा है। अब ON वेक्टर क्या होगा बताओ जल्दी से मुझे, हाँ ये होगा आपका वेक्टर ON वेक्टर जो होगा। अच्छा, P वाला R वाला पहले लो, NP आगे रख ले रहा हूँ मैं, क्यों अभी रीजन बता दूंगा। NP लंब होगा किस पे, ON पर। NP वेक्टर क्या है, कोई बताएगा मुझे, हाँ P के पोजीशन वेक्टर माइनस N के पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर माइनस N का पोजीशन वेक्टर कितना है, हाँ ये N जो बिंदु है, n कैप तो एकांक सदिश है और दूरी d है, तो ND हो जाएगा, DN कैप, बोलो n के स्थिति सदिश, यहाँ लिख दूं मैं, n के स्थिति सदिश, क्या होगा इनका स्थिति सदिश, भाई देखो यहाँ ये इसका इस दिशा में जो मात्रक सदिश है वो n कैप है, हमें ON चाहिए, ON की दूरी d है, तो मात्रक सदिश से अगर मैं इसकी दूरी का गुणा कर दूं तो वेक्टर नहीं मिल जाएगा मुझे, ON वेक्टर क्या मिलेगा, DN कैप, और क्योंकि O से मिला रहा हूँ इसको तो ये n का स्थिति सदिश भी माना जाएगा, ओरिजिन से ही तो मिला रहा हूँ मूल बिंदु से। तो क्या किया मैंने, NP कैसे निकलेगा, R वेक्टर मतलब P का स्थिति सदिश और फिर माइनस N का स्थिति सदिश D माइनस D इंटू N कैप, सही बात है ये। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं किसका, ON के साथ, ON वेक्टर क्या होगा, ON वेक्टर तो DN कैप होगा, ON मतलब N का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश,
ओ एन, ओ तो मूल बिंदु है, 0 0 है, उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एन का वेक्टर लगेगा सीधे सीधे एन की स्थिति से, तो डी एन कैप हो गया। इक्वल टू 0 का आएगा कि नहीं आएगा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये और ये लंब हैं, लंब होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं मैं भूमि? समझ आ रहा है? अच्छा डी तो कांस्टेंट है, पूरा 0 में चल ले जाएंगे हम, एन वेक्टर के अंदर गुणा कर देंगे। पहले ले जा रहा हूँ, हाँ क्या बहुत फर्क है। एन पी लिखा है ना, तो पी पीछे वाले का माइनस आगे वाले का, पीछे वाले का मतलब आर पी के पोजीशन वेक्टर माइनस एन के पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एन कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर एन कैप का इधर मल्टीप्लाई हुआ, एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू 0। एन कैप इंटू एन कैप क्या होगा? हाँ 1 हो जाएगा। ये मैंने बताया होगा, कोई भी दो वेक्टर हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उस वेक्टर का क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर एन के मैग्नीट्यूड, एन मात्रक सदिश है तो 1 होगा मैग्नीट्यूड इसका, तो डी बचेगा केवल, डी उधर चला जाएगा, आर वेक्टर एन कैप डी। ये आपका समीकरण तैयार हो गया किसका? समतल का। इधर लिख दूँ मैं साफ साफ, क्या आया ये? आर वेक्टर एन कैप बराबर डी, जहाँ पर एन कैप क्या है? अविलंब की दिशा में मात्रक सदिश, और डी क्या है? मूल बिंदु से समतल पर डाले गए अविलंब की लंबाई। क्लियर है ये बात आपको? इसका कार्तीय रूप भी बता दूं मैं, फिर लिख लेना आप इसको। इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ये हो गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं? इसके कार्तीय रूप की। कार्टेजन फॉर्म, कार्तीय रूप की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा हमें? एक तो आर वेक्टर क्या होता है, बताओगे मुझे आप? आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, बताइए बात आपको। जो एन कैप है, एन कैप को मैं ले रहा हूँ क्या? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर होता है तो एल एम एन लिए जाते हैं, एल आई एम जे प्लस एन के। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यूनिट वेक्टर है ना तो एल एम एन लेंगे ना, ठीक है। अगर वेक्टर होता तो ए बी सी लेते, ठीक है। अब इनका क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू डी कर दो भाई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एल एक्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। ये इसका क्या आ गया? कार्तीय रूप आ गया। लेकिन अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है इसमें, क्योंकि इससे ये वाला कम यूज़ होता है, दूसरा वाला ज़्यादा यूज़ होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब होगा क्या? दोनों में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। मार्कर में आपने इंक कैसी डाली है? सही नहीं चल रहा। देखो अब जब वो क्वेश्चन में देगा तो अविलंब की दिशा में मात्रक सदिश ना देके कोई सदिश दे देगा। अविलंब की दिशा में मात्रक सदिश ना देके कोई सदिश दे देगा वो, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ इस तरीके का होगा। मैं लिखूं किधर लिखूं? जगह तो कम है। आर वेक्टर एन वेक्टर बराबर डी, ये क्या होगा? ये वेक्टर फॉर्म होगी। अब एन कैप की जगह मैंने एन वेक्टर कर दिया। अब ये जो डी दिख रहा है ना आपको, ये डी अविलंब की दूरी नहीं है। पूछो क्यों? अविलंब की दूरी मतलब मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं है, क्योंकि दूरी समतल की दूरी कब होगी? ये जब यहाँ पर एन कैप होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एक काम कर रहा हूँ, इसको मिटा दो। मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? एन वेक्टर है ना, ये ओ एन था, ये ओ एन के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर एन वेक्टर कुछ भी हो सकता है। चलो ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। आर वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब यहाँ पर अगर मुझे मात्रक सदिश बनाना है इसका,
तो वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोई वेक्टर, जैसे मात्रक सदिश एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर बटे एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसी में समझो फिर मैं दोनों तरफ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दूँ, आर वेक्टर एन कैप एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर भी क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या बन जाएगा दोनों मिला के, एन वेक्टर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये जो भी है इसको हम डी कह दे रहे हैं, नया डी कह दे रहे हैं, डी डैश कह दे रहा हूँ, वैसे डी यूज़ करेंगे हम तो सिंबल्स में, बट मैं इसको क्या कह दे रहा हूँ, डी डैश कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर एन कैप दे रखा है यहाँ पर, तब तो जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से अविलंब की दूरी होगी। लेकिन अगर एन वेक्टर दे रखा है तब ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पर ये जो अविलंब से दूरी है उसका गुणा हो रही होगी किसके साथ, एन कैप, एन के मैग्नीट्यूड के साथ। तो आपको अगर इसको अविलंब की दूरी बनाना है तो उसको एन कैप बनाना पड़ेगा। एन कैप बनाने के लिए दोनों तरफ किसका डिवाइड करना पड़ेगा, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरे पास अब ये आ चुका है आर वेक्टर एन वेक्टर डी, अब मुझे यहाँ एन कैप बनाना है तो मैं दोनों तरफ किसकी डिवाइड कर दूँ, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो मैं डिवाइड कर दूंगा, ये एन कैप बन जाएगा, और ये जो इधर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मूल बिंदु से अविलंब की दूरी बन जाएगी उधर। समझ पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं? हाँ, ये फॉर्मेट हमारी एक आ चुकी है। हाँ, अगर इस फॉर्मेट में लिख रहा है तो अगर ये एन कैप है तो ये मूल बिंदु से अविलंब की दूरी है, नहीं अविलंब की नहीं, समतल की। अगर यहाँ पर एन कैप है तो ये क्या है, मूल बिंदु से समतल की दूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ एन कैप ना होके एन वेक्टर होगा तो आप इसको एन कैप बनाओगे। जब एन कैप बना लोगे तो यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से समतल की दूरी होगी। समझ गए आप? ठीक है। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ आपको, थोड़ी सी इंक दो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, इसको इस तरीके से देगा, आर वेक्टर इक्वस टू एन वेक्टर इक्वस टू डी दे सकता है वो, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे हम। एन वेक्टर है तो एन कैप बना लेंगे, इस तरीके का बना सकते हैं, और ना भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा हमारा। अब इसका मैं कार्तीय रूप लिखूं, इसका क्या लिखूं, कार्तीय रूप। जब इस बार कार्तीय रूप लिखूंगा तो यहाँ पर एन वेक्टर की जगह, एन कैप की जगह क्या लूंगा, एन वेक्टर, और एन वेक्टर लूंगा, लिख दे रहा हूँ। आर वेक्टर तो क्या, यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, और जो एन वेक्टर है वो क्या लूंगा इस बार में, इस बार एल एम एन नहीं लूंगा, ए बी सी लूंगा, ए आई, क्योंकि इस बार तो पूरा का पूरा वेक्टर है ना, तो घटक क्या, ए बी सी लूंगा, ए बी जे और सी के इक्वल्स टू डी। सही बात है ये भी। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर डी। तो ये क्या, कार्तीय रूप आ गया किसका, समतल का। और यही इक्वेशन कैसी है, बिल्कुल उसके जैसी, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसी तो पढ़ते थे आप। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बिल्कुल उसी के जैसी है क्या नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी को इधर ले आओ तो उसी की जैसी बन जाएगी, क्योंकि 3D है इसलिए सी जेड भी आया यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है। तो आप कितना समझे यहाँ पर, समतल का समीकरण समझ गए आप दोनों रूपों में, एक तो वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। अगर यूनिट वेक्टर दे रखा होगा तो एल एक्स एम वाई एन जेड लिखते हैं, यूज़ नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। यूज़ आपको यही होना है कि अगर ये एन कैप वेक्टर दे रखा है तो इस इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू डी। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, बता दूँ आपको, टाइम कितना हो गया, अभी थोड़ा टाइम है, बता देता हूँ। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि अगर मैं इसमें क्या कर दूं, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं, आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर भी क्या कर दूं, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इधर एन कैप बन जाएगा, इधर डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये उधर वाली चीज़ क्या होगी, आपके घर से कॉल आ रही,
उधर वाली चीज़ क्या होगी इस टाइम पर? ये इसको मैंने इस फॉर्म में एन वेक्टर का डिवाइड कर दिया। जब यहाँ ये एन कैप होता है तब इधर वाला क्या होता है? ये इधर वाली चीज़ क्या होती है? मूल बिंदु से अविलंब पर अविलंब की दूरी होती है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर कैसे निकालेंगे इस चीज़ को? यहाँ पर जैसे ये d है, ठीक है, अगर d है n वेक्टर का डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर n वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा क्या? n वेक्टर का मतलब a b c, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो d में अगर डिवाइड कर दूँ, d में अगर डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा ये? d अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? इधर वाली मूल बिंदु से अविलंब की दूरी। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? बोलो हाँ या ना। तो यही फॉर्मूला एक हुआ करता था आपका। क्या फॉर्मूला हुआ करता था कि जब आप किसी लाइन पर यहाँ से मूल बिंदु से लंब डालते थे, ठीक है, तो उसकी P जो लंबाई होती थी वो क्या, अगर ये लाइन है AX BY प्लस C बराबर 0, ठीक है, और मूल बिंदु 0,0 से अगर आप लंब डालते थे इस पर, तो उसकी लंबाई पता है क्या हुआ करती थी? C अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। क्या आ गई? यहाँ पर C अपॉन A होता था, यहाँ पर D अपॉन है और C तक जाएगा ये, क्योंकि C Z तक जा रहा है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ नहीं आया होगा तो नहीं, आप एक बार वीडियो से चेक करना, ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है।